बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकर साहब ने OIC इजलास में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हुए कहा कि गजा में जो जुल्म हुआ ऐसा सदियों में नहीं देखा है। मुस्लिम लीग नून का ख़ुसूसी वक्त कल कराची में MK क़यादत से मुलाकात करेगा। इंतखाबात में GTA नून लीग MK इत्तेहाद से मुतल्लिक मुशावरत भी होगी। दूसरी जानिब फराह गोगी साहिबा की जानिब से करप्शन का स्कैंडल भी सामने आया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं बज़ाहिर अब शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं क्या? शुरू हो रही है। ये करप्शन के स्कैंडल तो यानी बहुत अरसे से इसकी बात चलती रही है पंजाब में, और ये मैसिव करप्शन हुई है और बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन और ये ज़ाहिर है कि जो उस्मान बुज़दार साहब और ये सारा आता रहा मीडिया में, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि 3 माह बाद इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज इस वक्त जो है वो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके होंगे और उन्होंने बस हलफ उठाना होगा एक आध दिन के अंदर, और आरिफ अलवी साहब से वो हलफ लेंगे। तो 3 माह से कम रह गए। अब इन 3 महीनों में इंतखाबी मुहिम भी चलनी है। मैं फिर वही जुमला दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक है मईशत, एक है सिक्योरिटी क्राइसिस, एक है इंतखाबी मुहिम, एक है सबबंदियाँ। अब क्या इंतखाबी जो हमारे यानी जो स्लोगन होता है इंतखाबात पे हमेशा 2018 का इंतखाब हो जैसा भी हो, एक स्लोगन तो था ना। उससे पहले 2008 में भी एक नारा तो था, मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, और 2018 में भी एक नारा था तहरीक इंसाफ का कि भाई ये तब्दीली और ये सारे। तो इसी तरह से जो है वो एक नारा तो हमेशा होता है ना। यहाँ पर नारा क्या होगा भी, ये सवाल है। मतलब फराह गोगी कोई नारा तो नहीं है ना कि सारी पार्टियां मिलकर फराह गोगी को, फराह गोगी को कौन डिफेंड कर रहा है? कोई डिफेंड नहीं कर रहा उनको। मगर मसला ये है कि फराह गोगी कोई इंतखाबी उनका नारा तो नहीं है ना जी। इलेक्शन किस चीज़ पे होगा? और अगर इसमें तो मसला ये है कि फिर फराह गोगी जो है वो तो बाहर है, तो फराह गोगी को लाया जाए, पहले लाया जाएगा या आएंगी या क्या होगा? फिर उनका ताल्लुक साबित होगा, फिर वो जो पता नहीं बुज़दार साहब किधर हैं, उनसे ताल्लुक साबित होगा, फिर वो ताल्लुक उनका निकलेगा तहरीक साहब के चेयरमैन से। वो फराह गोगी ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना। तो ये तो काफ़ी इसमें टाइम कम है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वक्त कम है इसमें। और फिर ये भी अगर चलें अब इनको सब, आज जब फराह गोगी की आए मामले, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस पे किसी चीज़ पे तो हमारी सारी सियासी जमातें इकट्ठी हैं। तो फराह गोगी जो हैं उन पे सारी जमातें आज इकट्ठी नजर आई। मईशत या दहशत गर्दी या बाकी मामला तो फरोई मामला, तो फराह गोगी पे तमाम जमातें जो है वो इकट्ठी नजर आई। तो फराह गोगी क्या मिसाक के फराह गोगी तो नहीं होना ना, कोई पॉलिसी होगी, कोई अभी वो सामने आएगी, हमारे सब बंदियाँ भी होगी, फिर इलेक्शन में भी कोई नारे तो होंगे ना जी। तो फिर अच्छा एक दूसरे को कह भी नहीं सकते। पहले उन 90 की दिहाई में, अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो कहते हैं जी वो तहरीक इंसाफ ने बना दिया डाकू चोर डाकू चोर। ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले 90 की दिहाई में मुकदमे किसने बनाए थे? आपको पता है मेराज खालिद साहब के दौर में ये मुकदमे बने थे। ये सैफुर रहमान साहब से भी पहले बने थे। सही, ठीक है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ी मुश्किलों से बहाल हुए हैं। PCB के वो चेयरमैन ने, उन्होंने मुकदमे बनाए थे ये सारे पीपल्स पार्टी पे। तो मसला ये है कि उसके बाद फिर 90 की दिहाई में तो ये तो वो पुराने मुकदमे चल रहे हैं ना। ये तो अभी मेरे ख्याल से कौन सा बना है इस दौर में, पिछले दौर में मेरे ख्याल से एक राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस बना है, और एक आध कोई बहुत पेशरफ नहीं हुई और पकड़ धकड़ हुई है ज़्यादा, और फैसले नहीं हुए, और वो मामलात रुके रहे। वो जो जिसका जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जिक्र किया था, जावेद इकबाल साहब ने, वो नहीं उन्होंने उठाए। BRT और KP के जो मुख्तलिफ इशूज़ थे करप्शन के, अब नैब का कोई इजलास वगैरह हो तो ये मुकदमे बने ना जी। ये जो फराह गोगी और ये सारे हैं, तो ये तो नैब के फिर केसेस बने हैं। तो ये कैसे बनेंगे, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? तो ये तो पुराने चल रहे हैं, अभी तक वो तो चल रहे हैं।
ठीक है ना। ये जो मतलब एवन फील्ड या बाकी सारे जो हैं मामलात, ये तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाई, तो रहमान मलिक साहब ने सारी तहकीकात की थी ना उस वक्त की। तो ये अब कहाँ जाता है, वक्त है कम और इसमें सबबंदी होनी है। अच्छा, मईशत बहुत बड़ा इशू, उसमें पार्टियों को मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपनी वो लानी चाहिए, क्या कहना चाहिए, शेडो कैबिनेट्स लानी चाहिए, या शेडो मंशूर तो लाए ना कम से कम, कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी तो ये मईशत का प्रोग्राम होगा, अगर मुस्लिम लीग नून की पास जाएगी प्राइम मिनिस्टर ये होगा मईशत का प्रोग्राम। इस तरह से, इस तरह जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगी, इतने अरसे में पैसा हमें इतना चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी, ये मुल्क के इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी के ऊपर हमारे क्या हम किस तरह से हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, ये सारे मामलात हैं। और फिर कहीं ना कहीं तो एहतसाब होगा ना जी। ये थोड़े दिन पहले क्या एलीट कैप्चर नहीं शुरू हो गया, पैसे रुके, जब पैसे रुके थे तो सारे एलीट कैप्चर और छोटी काबीना होनी चाहिए, सारा सब। अब वो थोड़ा सा अगर IMF आगे पीछे है तो सारे जो है वो भाई ये एलीट कैप्चर ये। अच्छा, फिर अगर कौमी हुकूमत बनती है, ज़्यादा इत्तेहादी आते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे मुस्लिम लीग नून की बात चल रही है, वो तो मैंने कहा था यार उनकी गवर्नमेंट है बनी, मतलब तो वो फिर उसमें ये भी तो देखना होगा ना कि देखें पहले जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी वो, उसमें अब आप ये देखें कि उसमें कोई शख्स अपनी मुशावरत तक छोड़ने पे तैयार नहीं था, यानी उन सब ने। और उसमें ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को मुर्द इल्ज़ाम मैं नहीं ठहराता, लेकिन जितने लोग आए थे उसमें से हर शख्स ने ये कहा कि मुझे वफाकी वज़ीर या मुशीर या कितनी बड़ी काबीना बनी, आखिर में IMF ने कहा कम करें, ये करें, वो करें, सारा नहीं हुई। तो या तो ये है कि अब अगर इत्तेहादी आते हैं और कौमी हुकूमत बनती है, या इस कौमी से मुराद ये कि बहुत सारे, तो फिर काबीना छोटी रखी जाए, आगे हमारे माशी मसाइल बढ़े हैं। तो ये, और फिर इंतखाबी नारा जो है ना वो बनना चाहिए। अभी काफ़ी फरागोगी होगी, ये तो मतलब काफ़ी हो गया ना बस इस पे कि संजीदा सियासतदान। तो अब ये कि मुल्क की मईशत को कैसे ठीक करना है, साल 2 साल 3 साल अगले, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ और इस्तेहकाम मुल्क के अंदर, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएँ, लोगों के ऊपर इत्तेमाद हो, ये मजबूत हुकूमत बने। तो दुनिया में और ख़ित्ते में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले दिनों में जो इंतखाबी मुहिम है ये कोई और रुख इख्तियार करेगी। ये नैब के केसेस वैसे बनाए जिन्होंने फरागोगी हों या ऐसे, क्या इन्होंने किया, हर एक को पता है, उस दौर में होता रहा है, इसमें कौन सी। लेकिन ये कि ये 16 महीने हुकूमत रही है ना, तो ये करते, ये उस वक्त उनको करते, केसेस बनाते, और उसके बाद फिर अब बनाएं, ठीक है ना। तो अब ये करें सारी चीज़ें, मतलब एहतसाब करें, लेकिन मसला ये है कि वो फिर एक दूसरे को भी तो नहीं कह सकते ना कुछ, मतलब कोई ना कोई तो नारा बनेगा ना इस पे, कोई ना कोई इंतखाबी नारा तो बनेगा। तो वो क्या बनेगा वो अब देखना है, ठीक है ना। फरागोगी बहरहाल नारा नहीं है, फरागोगी बहुत सारे नैब के केसेस में से एक बड़ा केस है, एक मेगा केस अगर ये है तो एक मेगा करप्शन केस है, जो बहुत सारे हैं जी। तो उसी में केस नंबर 1245 से इसको अलॉट हो जाए, कर दिया जाए, उसको भी लगा दिया जाए, या तो ये करें जी। लेकिन इश्यूज बड़े संजीदा हैं, बड़े हैं। वो देखें तबले जंग तकरीबन बच गया, सही, ये जो मशरिक़ी वस्ता में वहाँ तबले जंग बच गया, और ये अल्लाह करे कि ये, इसको मैं तबले जंग जो कह रहा हूँ ये तबले जंग ना हो, बल्कि ये एक बस छोटी सी, एक छोटा सा वाक़या हो और उसके बाद ये पीछे हट जाएं सारे मामलात। देखें ये जो ये हुई थी ना अमेरिकन स्पेनिश वॉर, ये जिसमें ये सारे पैसिफिक के और लैटिन अमेरिका के और बहुत सारे जजीरे और मुल्क चले गए थे स्पेनिश, जहाँ अभी भी स्पेनिश बोली जाती है। तो वहाँ पर ये हुआ था कि ये इस्तेमाल हुआ था तरीका, ये गुब्बारों से जो है ना, गुब्बारों से तस्वीरें वगैरह लेने का, और ये सारा। और फिर उससे पहले ये जो है ये ऑस्ट्रिया और वेनिस की लड़ाई हुई थी 1850 या 48 ऐसे करके। तो उस वक्त ये यूज़ हुआ था कि जी वो जो है वो इसी तरह से बैलून्स में, यानी ये कि फ़ौज दूर रहे, फ़ौजें दूर रहें, और दूर रह के वो कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि जी वो दुश्मन के ऊपर जो है ना वो को नुकसान पहुंचे। जैसे तीर, सही, पुराने ज़माने में तीर चलता था ना, दूर से तीर चलाया तो वो फौजी तो पीछे हैं, वो तीर लगा, वो फिर उनको मंजनी की शक्ल दे दी, फिर वो आग लगा दी उस पर कुछ, मतलब दूर फौज दूर रहे और
हवा से कुछ करे। तो वो फिर करते 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 वही हुआ कि उसने फिर जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने ड्रोन्स की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ड्रोन जो है वो सबसे पहले इसराइल जदीद ड्रोन जो है वो 70 के 73 में या 74 में, ये सबसे पहले इसराइल की ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसराइल एरोनॉटिक्स ने MQ-1 जो पहला ड्रोन था उन्होंने वहाँ से बनाया, और वो ज़ाहिर सर्वेलेंस भी करता था, और वो सर्वेलेंस ही ज़्यादा करता था उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्ट्राइक वगैरह की उसमें थी कैपेबिलिटी, लेकिन वो सबसे पहले इसराइल ने बनाया और इसने बड़ा फिर काम किया। कुछ अरसे के बाद 70s में ये बन गया, तो 82 में जब लेबनान के अंदर लेबनान और इसराइल की जंग हुई तो उसमें फिर ये सर्वेलेंस के लिए इसने बड़ा काम किया। अब ये जहन में रखें कि ये जब अमेरिकन्स की ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है 9/11, तो 9/11 से पहले एक वाक़या पेश आया था, और वो पेश आया था सन 2000 में, यानी 2001 में नहीं बल्कि 2000 में। सही। और 2000 में पेश आया था यहीं यमन के पास। यहाँ पर अलकायदा बहुत ज़्यादा, अलकायदा यमन बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। तो यहाँ पर याद होगा लोगों को बहुत ज़्यादा, ये कोई एक बड़ा वाक़या हो गया था, और वो ये हुआ था कि USS कोल पे अटैक हुआ था अलकायदा का। यमन में अलकायदा जो थी उसने USS कोल पे अटैक किया था, और उसमें 17 अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो उसमें मारे गए थे, 17। सही। और ये उस ज़माने के अखबार अगर देखें तो ब्लास्ट, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्काइव्स, ब्लास्ट किल्ड सेलर्स ऑन US शिप इन यमन, 2 इजरायली सोल्जर्स स्लेन बाय अ मॉब, हेलीकॉप्टर हिट बैक। ये उस वक्त भी यहाँ पे बड़े हालात अजीब व गरीब से थे। और एक्सप्लोजन रिप्स नेवी शिप, ये सारा इधर ही यहीं पे हो रहा था, ठीक है। सही। और वो जो है पार्ट्स ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन बैटलशिप कोल वाज, मतलब यहाँ पे USS कोल के ऊपर हुआ था। और उसके बाद जो है वो अमेरिकन्स ने जो है वो यहाँ पे हिट बैक किया था। पहला जो ड्रोन 9/11 के बाद यहाँ जो पहला ड्रोन अटैक हुआ था, ये हुआ था। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये जो बंदा था इसका नाम था कायद सालिम सिनान अल हरीती, अलकायदा का। सही। तो ये अपने साथियों के साथ ये मारा गया था, और ये यहीं पे यमन में अटैक हुआ था। सही। ठीक है, उस वक्त का ये अखबार भी हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये उसके फिर अफगानिस्तान में, और फिर तो ड्रोन्स की एक पूरी कहानी है जो शुरू हो गई। अब लेकिन अब मामला जो है वो कुछ अजब सा हुआ है पिछले 24-48 घंटों में। सही। एक तो ये हुआ है कि कल हमने ये बात की थी कि जी इतना अमेरिकन्स ने कहा कि जी इतने हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, सीरिया से और इराक़ से इतने अटैक्स हुए हैं जो वहाँ पे बेसिस हैं वहाँ पे, और इतने फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद ये कि इस बात को अमेरिका ने बहुत सीरियस लिया, और फिर जो है वो कल रात को जो है अमेरिकन्स ने सीरिया पे अटैक किया। और ये हम पहली स्लाइड अगर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की दिखाएं तो उसमें ऑस्टिन लॉयड जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि US ने मिलिट्री स्ट्राइक की है मशरिकी शाम में, ठीक है। और ये इन्होंने स्ट्राइक की, जाहिर है वहाँ पे, और ये स्ट्राइक जो है ये इन्होंने उसके रिस्पांस में की, यानी कि जो कि अटैक इनकी एयर बेसिस पे हो रहे थे। F-16 तैयारे, 2 F-16 तैयारों ने यहाँ पे बॉम्बिंग की। अच्छा, और उसके नतीजे में जो है वो तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो है एक वाक़या हुआ, और उस वाक़े को जो है कि सीरिया पे अमेरिका का अटैक। अच्छा, ये वो सीरिया है जहाँ पे बशारुल असद की हुकूमत है जो कि अरब लीग का भी हिस्सा है, और जिन बशारुल असद को अपनी जगह रखने में अगर किसी का सबसे अहम किरदार है तो वो रशिया का है। अगर प्रेसिडेंट पुतिन ना बीच में होते तो बशारुल असद की गवर्नमेंट ना बचती, और बशारुल असद को सऊदी अरेबिया और सारे अरब ममालिक अरब लीग में लेकर आए जिनका इजलास हो रहा है परसों। तो सीरिया पे एक तो अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ ही एक और वाक़या हो गया,
और वो वाकया ये हो गया कि हूतीज ने अमेरिकन ड्रोन गिरा दिया। सही। ठीक है। और बहर अमर पे हूतीज यानी वो ड्रोन बच नहीं सका, उसको सेफ नहीं कर सका डिफेंस सिस्टम, हूतीज ने ड्रोन गिरा दिया। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ थर्ड वॉइस ऑफ अमेरिका। ये बड़ी खौफ, इसको यानी बहुत अजीब बात है कि हूतीज ने अमेरिकन ड्रोन को, जो कि स्ट्राइक, यहाँ पे देखें यूएसएस जो है वो आइजनहावर मौजूद है, यहाँ पे यूएसएस जेरल जो है वो फोर्ड मौजूद है, यहाँ पे अभी ओहायो सबमेरीन, न्यूक्लियर सबमेरीन आई है। तो बहर अमर में बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ हूतीज़ ने अमेरिकन ड्रोन को गिराया और वो जाहिर है कि अब उनके पास एक छोटा सा रॉकेट, सस्ता सा रॉकेट कोई होगा पुराने, और ये जदीद तरीन, तो इनको उसके बाद फिर ये फोर्थ लाइट। और ये बड़ी एक अजीब बात है। पहले तो उसको एडमिशन ही नहीं हो रहा था ना, लेकिन फिर उसके बाद ये खबर मिली कि उन्होंने पानी में से मलबा उलबा भी उठा ली है। तो फिर उसके बाद ये फोर्थ स्लाइड और इन न्यूयॉर्क टाइम्स के हूती रेबल्स शॉट डाउन अ यूएस ड्रोन। अच्छा, अब ये तो तबले जंग है ना, ये तबले जंग इसको कह दें या जो भी कहेंगे, वो स्ट्राइक की, उन्होंने जवाब में इनका ड्रोन गिरा दिया। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो मामला हो गया। खैर, अच्छा, इसी दौरान वहाँ पे मुसलसल अशफा हॉस्पिटल, अलकुद्स हॉस्पिटल, वो वहाँ पर अब गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही है अंदर। ठीक है। और गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही है गज़ा के शुमाल में। और इस दौरान ये बात कही जा रही है कि जी जो अगर हम देखें इस पे 13th स्लाइड को हम कोट करें तो हॉलोकॉस्ट इन गज़ा, इसराइल जो है वो कह रहा है कि 10,500 लोग मार दिए पैलेस्टीनियंस। और अल-कसाम जो है वो, ये मैं लेबनान की, अल-कसाम ने 136 एनिमी के व्हीकल्स को उड़ा दिया। टर्की भी यही कह रहा है। टर्की की जो न्यूज़ एजेंसी है वो अल-कसाम ब्रिगेड को कोट कर रही है कि उन्होंने 136 इसराइली व्हीकल्स को उड़ा दिए जब से ज़मीनी कार्रवाई शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन उधर से शहादतें भी हो रही हैं, ये भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो है ना अब मामला, अच्छा, जनरल चार्ल्स ब्राउन हैं, चार्ल्स क्यू ब्राउन, ये नए चेयरमैन ज्वाइंट आए हैं अमेरिका के फौज के सरबरा, और एयरफोर्स से आए हैं, और बड़े यानी इनकी बड़ी अच्छी, अभी तक आते ही ये सारे मामलात इनके सामने आ गए हैं। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये मेरे ख्याल से टोक्यो में ही हैं शायद, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है जो 16 स्लाइड है कि टॉप यूएस जनरल क्वेश्चंस ओवर रिस्क इन अ लॉन्ग गज़ा वॉर, कि ये जंग जो है ये लंबी हो सकती है, लंबा रुख इख्तियार कर सकती है ये लड़ाई। अच्छा, अब इसराइल, मुझे नहीं पता कि ये एक साथ अटैक हुआ है, लेकिन पेंटागन कह रहा है कि हमने अलग किया है, ये इसराइल कह रहा है अलग किया है। इन्होंने अपने आपको भी घुसा दिया, लेकिन इसका नेगेटिव असर यह है, जो 18वीं जो टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि इसराइल और यूएस सेड टू किल 12 ईरान बैक्ड फाइटर्स। अच्छा, ये तो इसकी तो तरदीद कर दी है। अगर ये इसकी तरदीद कर दी है, वो कह रहे हैं हमारा कोई बंदा इसमें नहीं गया, जो खतीब हिजबुल्लाह है, उन्होंने कहा हमारा कोई बंदा इसमें नहीं गया। वो इराक में वैसे भी कह रहे हैं कि सीरिया में हुआ है, लेकिन ये है कि उन्होंने हुतीज़ ने मिसाइल गिरा दिया, सॉरी ड्रोन गिरा दिया। अच्छा, अब ये जो है ये एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि ये तो इतने ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स इनके पास नहीं है जितने के मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास तो बहुत है। हुतीज़ के पास तो इतना इस किस्म का असला नहीं है। हिजबुल्लाह के पास तो लेबनान में, यानी अगर मैं सिर्फ इसराइली मीडिया को कोट करूँ 9 स्लाइड, तो वो 1.5 लाख कह रहे हैं मिसाइल जो हैं वो इसराइल की तरफ उन्होंने टारगेट किए हुए हैं। ये 9 स्लाइड 1.5 लाख मिसाइल इसराइल के ऊपर उन्होंने टारगेट किए हुए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये 1.5 लाख, यानी उसमें आप देखें कि कम लेवल के जो रॉकेट है उसने ड्रोन गिरा दिया, तो ये तो तल अवीव के ऊपर 1.5 लाख। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना है? सारी जो नजरें हैं वो 2-3 चीजों पे हैं। एक तो ये है कि विलियम बर्न्स जो डायरेक्टर CIA
डायरेक्टर CIA की पहले तो कल तो उनकी मुलाकात हुई थी जनरल सीसी के साथ जी। और जनरल सीसी जो हैं वो इजिप्ट में उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में। लेकिन उनको एक मसला दरपेश है और मसला ये दरपेश है कि अगले महीने मिस्र में इलेक्शन है। सही, ठीक है, दिसंबर में इलेक्शन है मिस्र का, सदारती इलेक्शन। और आज जो है वो मिस्र के इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जारी कर दी वहाँ पे हतमी लिस्ट सदारती इंतखाबात में जो जिन लोगों ने हिस्सा लेना है तो उन्होंने हतमी लिस्ट आज जारी कर दी 19 स्लाइड। ठीक है, और फाइनल लिस्ट में हम देखें तो जनरल सीसी मौजूद हैं, फ़ाहद ज़हरान हैं, ये बड़े अच्छा ये सारे के सारे बड़े पावरफुल कैंडिडेट्स हैं। जनरल सीसी के सामने जो कैंडिडेट्स हैं ये बड़े पावरफुल हैं और उसमें हाजिम उमर हैं, फरीद जहरावा हैं, अच्छा अब्दुल सनाब यमामा हैं, ये तमाम जो हैं ये 10 से 12 दिसंबर को इलेक्शन है मिस्र का। और मिस्र का पूरा इलेक्शन होने जा रहा है गज़ा और इसराइल। और बाज़ इश्यूज ऐसे होते हैं ना कि जिसमें मतलब वो उन्हीं के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। तो अच्छा अब मैं आता हूँ कि CIA के डायरेक्टर पहले उनसे मिले और उनसे उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे जो है ये संभालें, वो सब उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये गज़ा वगैरह फ़लस्तीनियों का ही है, ठीक है, इजिप्ट नहीं संभालेगा गज़ा को, यहाँ फ़लस्तीनी ही आएंगे। बड़ा क्लियर स्टांस उन्होंने लिया इजिप्शियन लीडरशिप ने। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जो CIA के डायरेक्टर हैं जो विलियम बर्न्स जो सफारतकार भी रहे, वो कतर आ गए। अच्छा कतर आ गए और कतर आके उनकी कतर के वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा जो कि वज़ीर आज़म भी हैं उनसे मुलाकात हुई। लेकिन दरमियान में एक तीसरा आदमी बैठा हुआ था और तीसरा आदमी जो है उसका नाम था डेविड बार्निया। ठीक है, डेविड बार्निया उसका नाम था। अब आप कहेंगे डेविड बार्निया कौन था? ये डेविड बार्निया जो है ये मोसाद का चीफ। तो यहाँ पर हम कोट करते हैं दोहा न्यूज़ को, 12th स्लाइड। ठीक है, CIA डायरेक्टर इन कतर एज वर्ल्ड रैलीज टू सिक्योर पॉज टू रिलीज, ये वहाँ से तो ये जो है ये यहाँ पर ये जो मुलाकात है ये मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट हो रही है कि जी इस मुलाकात में डायरेक्टर CIA अल अरेबिया को भी हम कोट करते हैं। 26वीं स्लाइड, हसास बात है तो इस पे कोट करना ज़रूरी है। मोसाद एंड CIA चीफ्स मीट कतर प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस हॉस्टेज रिलीज एंड पॉज टू गजा अटैक्स। अच्छा अब इस मुलाकात में क्या हुआ? ये तो इन्होंने मुख्तसर डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? ये है कि एक तो मोसाद के चीफ वैसे ही वहाँ पर उनका बिल्कुल यानी अगर किसी पे सबसे पहले किसी पे मलबा गिरना है तो वो मोसाद के चीफ पे गिरना है कि ये आपने किया क्या। लेकिन बहरहाल अभी हालात ऐसे हैं कि इस वक्त मोसाद का चीफ तो बिल्कुल ही इस वक्त एक मतलब अजीब सा एक उसकी हैसियत हुई है ना दुनिया के सामने कि कैसे हुआ क्या हुआ। उसने आज उन पे जिम्मा डाल दिया राइटर्स न्यूज़ एजेंसी पे कि इनको पहले से पता था, इनके लोग पहले से तैयार थे। राइटर्स वाले वजाहत करते फिर रहे हैं, वो राइटर्स वाले कह रहे हैं कि ये पागल हो गया, हमारे लोग वहाँ पे मौजूद थे पहले से, जो साफ़ी उन्होंने तस्वीर कह रहे नहीं इनको कैसे पता चला, मतलब हमें बाद में पता चला, इनको पहले पता चल गया, इन्होंने पहले जाके इनके मीडिया के लोगों ने तस्वीरें उतारी, ये मिले हुए थे। राइटर्स तरदीदें कर रहे हैं, राइटर्स वाले कह रहे हैं खुदा को मानो भाई। अच्छा तो ये जो है ये सठिया गए। अच्छा तो ये 31st स्लाइड राइटर्स को हम चलाएं क्योंकि ये राइटर्स की ये डिनाई कर रहे हैं राइटर्स वाले कि हमें नहीं पता था भाई, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा तो अब जनाब क्या हुआ कि एक तो ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट, इस मुलाकात में भी ये हो रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि इसको सीज फायर को लंबा करें। अच्छा अमेरिकन भी कह रहे हैं सीज फायर, अब अमेरिकन भी वो ह्यूमैनिटेरियन एड सीज फायर वो भी कह रहे हैं कि रोकें इसको इधर ही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रोकें 3 दिन से नहीं ज्यादा, इसको ज्यादा लंबा करें सीज फायर को, और फिर उसके हिसाब से हम थोड़े थोड़े करके यरगमाली छोड़ेंगे इनके बिहेवियर पे कि फिर क्या होता है, फिर क्या हमारे कैदी छोड़ते हैं जेलों से, क्या होता है, ये होता है, हम इतने लड़ना है तो लड़ने वो तो लड़ रहे हैं हम। ये बड़ी खौफनाक बात है। साथ ही थोड़ी देर पहले अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले फिर इलात के अंदर फिर ब्लास्ट हुआ है, यानी जनूबी
जो जनूबी इसराइल है, उनकी जो बंदरगाह है एलात, वहाँ पे फिर हूतीज़ ने मारा है। देखिए, अमेरिकन्स को इसमें ड्रैग नहीं होना। अमेरिकन्स अगर इसमें ड्रैग हो गए तो ये मसला ख़राब हो जाएगा। अमेरिकन्स ने इससे पुल आउट करना है। अमेरिकन्स की पॉलिसी ही ये होनी चाहिए कि वो इस जंग से अपने आप को बाहर करें, जितनी जल्दी हो सकता है इससे बाहर करें। ये बीबी नेतन्याहू अपने साथ लेके डूब जाएगा उन्हें। ठीक है, बाइडेन का इलेक्शन और ये वो सारा पूरा वो मतलब है कि चाइना उधर बैठ के हंस रहा है और उधर प्यूटिन कह के लगा रहे हैं, और ये सारा इधर इधर जो है ना ये सकिन हो गए। मिडिल ईस्ट की शायद अमेरिकन्स को तो बहुत पता है मिडिल ईस्ट का, तो वो इनको यहाँ से बड़ी मुश्किलों से ये जान अपनी छुड़ा के ये कहीं वो ताइवान शाइवान का सोचने लगे थे, तो ये इधर से ये गए तो इधर ये सकिन हो जाएंगे बुरी तरह। ठीक है, अफ्रीका भी फारिग हो गया, ये भी फारिग। दूसरा जो प्रेशर है वो आज प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बड़ी ज़बरदस्त आज कॉन्फ्रेंस की है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, इसराइल उसमें गया नहीं, ये फ्रांस में हुई है, और फ्रांस के सदर मैक्रोन ने जो कॉन्फ्रेंस की है वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए, उनकी दुनिया भर की जो एड आ रही है वो अब यूरोप में हुई है। लेकिन उसमें बात क्या निकल के सामने आई है? बात निकल के सामने जो आई है तो उसमें पहले तो हम गार्डियन को कोट कर देते हैं, एग्जैक्ट जुमला ताकि आ जाए। मैक्रोन रिजेक्ट्स इजरायली प्लान फॉर सेफ जोन इन सदर्न गजा। पहले तो कहते हैं सदर्न गजा के अंदर कोई सेफ जोन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, फ्रांस 24 उनका मीडिया, गाजा एड कॉन्फ्रेंस प्रेसेस फॉर सीज फायर, वहां से भी जनाब यूरोप से, इसमें जनाब ईयू की प्रेसिडेंट भी थी, इसमें बाकी यूरोप के मुल्क भी थे, इसमें अरब ममालिक भी थे, इसमें फ़लस्तीन के जो वज़ीर आज़म है उनको भी बुलाया हुआ था, वो भी गए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी शख्सियत मौजूद थी और वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सीज़ फायर। ठीक है, और ये जो है वो, अब ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात है, इसके ऊपर बड़ा शदीद ये, अच्छा इसी जुमले को एग्जैक्टली मैं इजरायली मीडिया भी कोट कर रहा है कि वेस्टर्न अरब ऑफिशियल्स गैदर 28 स्लाइड इन पेरिस टू डिस्कस गजा एड एंड मैक्रोन पुशेस फॉर ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। अब ये सीज फायर पे आ गया यूरोप भी, मैक्रोन भी आ गए, मैक्रोन बैटर्स मशरिक वुस्ता के अंदर फ्रांस का बड़ी से है, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उनकी बात बड़ी सुनी जाती है। ये फ्रांस का असर है बहुत ज़्यादा। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी भी फ्रेंच बोलती है वहाँ पे कई मुल्कों में। तो उन्होंने आज जनाब एक तो इमदाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया, साथ ही सीज फायर की बात कर दी। अब ये कौन है मैक्रोन? ये बाइडेन के इत्तेहादी हैं। और अभी अच्छा, CIA के चीफ, अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये किया क्या हमास ने, और ये जो हुआ है सारा, और ये पिछले शहादतें तो हो गई। मैंने कहा ना ये एक लंबी कहानी अब चलेगी कि ये 10,500 या 11,000 जो शहीद हो गए हैं बच्चे, और ये सारा यरगम, ऐसे तो वो छोड़ने वाले कि उन्होंने US का ड्रोन गिरा दिए और अमेरिका को उन्होंने सकिन करके उनके बेसिस के ऊपर अटैक, और वो उन्होंने जवाब में F-16 से अटैक कर दिया, और मतलब ये बात ख़राब हो रही है। तो और अभी हिजबुल्लाह तैयार बैठी है। अभी ये हिजबुल्लाह नहीं, हुतीज़ हैं। अच्छा, हुतीज़ ने भी वही गिराया, MQ-6 गिराते हुए सोच रहे होंगे कि अच्छा पहला ये ड्रोन हमारे ऊपर ही आजमाया था, तो चलो इतने साल बाद हम भी एक ड्रोन गिरा के देखते हैं। तो ये बड़ी अजीब, मैंने यमन की इसीलिए बताया ना कि हिस्ट्री यमन की है कि पहला स्ट्राइक इधर हुआ था, इन्होंने जवाब में स्ट्राइक किया। एनीवे, वो जशन विशन हो रहा है इस बात पे। हालांकि वो अलकायदा के थे, ये हुतीज़ हैं, वो बड़ा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल यमन मेमोरीज। अब इसमें जो है वो अमेरिका को इसमें से पुल आउट होना है। CIA के डायरेक्टर अगर कतर में बैठ के मोसाद के चीफ, और उसी कतर में जहां पर हमास की लीडरशिप भी है, यानी आप जरा अंदाजा लगाएं कि कतर, यानी एक तो क्या ये बाइडेन इंतजामिया ने भी क्या किस्मत पाई है कि कतर में इधर बैठे हुए जनाब तालिबान वाले, ठीक है, और इधर वो बैठे हुए हैं जनाब जिनके सामने वो फार्मूला जा रहा है कि अमरुल्लाह साले तो अशरफ गनी तो पता नहीं एक वो बनेगा, पता नहीं रशीद दोस्तम होगा तो ये होगा, वो फारिग सारे।
और अब जो है वो अजीब ट्रक की बत्ती थी, वो तालिबान ने चारों तरफ से आके इनको जबरदस्त कर दिया, और ठीक है बाद में हमारे मामला उनके तो ऊपर नीचे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए तो हुआ क्या वहाँ। अच्छा उसके बाद वो सेक्रेटरी ब्लिंकन पेश कर रहे हैं एक बड़ा फार्मूला है कि नेशनल गवर्नमेंट ऐसे बनेगी, यूं होगी, उसकी साख्त होगी, ऐसे बनेगा, यूं होगा, पता नहीं क्या, वो सब फारिग। अब मसला ये है कि फिर वही कतर, यानी कतर से ये कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि ये खुदा का वास्ता है हमास वालों का तो हम उधर ही बैठे हैं ना, हमास वाले उधर ही बैठे हैं, ये इस्माइल हनिया भी हैं, खालिद भी उधर ही बैठे हैं, एक होटल में वो बैठे हैं, इधर मुसाद वाला बिठाया हुआ है, उन्होंने उठा बैठक कर रहा है बैठा हुआ, वो कह रहे अमेरिकन कह रहे हैं वो तेरे चक्कर में वो हम दोबारा हमारा ड्रोन गिर गया, ठीक है ना, तुम्हारा पता नहीं आयरन डोम काम करता है नहीं करता, हमें काम मुसीबत में डाल दिया है। उधर शी जिनपिंग हाँ ही नहीं कर रहे अभी तक उन्होंने हाँ नहीं की तारीख अनाउंस कर दिया, वो चाइनीज मीडिया अभी तक खामोश है कि शी जिनपिंग ने जाना है कि नहीं जाना ये सैन फ्रांसिस्को। अब मसला ये है कि ये यहाँ पर हो रहा है कि जी अच्छा, साथ ही उधर से अब जनाब इब्राहिम रईसी, तैयब उर्दगन, इराक जहाँ पे अटैक हुआ, जो जिनके प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे ईरान, वो पाकिस्तान, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, फलस्तीन, ये सारे पहले जमा होंगे अरब लीग के इजलास में और वहाँ क्या बात करेंगे। और फिर उसके और जब ये देखेंगे, मैंने आता है बहरीन ने सफीर बुला लिए वो बुला ली, और फिर जो है अगले दिन ये सारे जमा होंगे ओआईसी के इजलास में। अच्छा अब इशू ये है कि और यहाँ वहाँ पर ये फ़लस्तीनी यानी वहाँ पे फ़लस्तीन एक मुकम्मल रियासत के तौर पे फ़लस्तीनी नुमाइंदा नहीं बैठता आके अरब लीग के अंदर या ओआईसी के अंदर, फ़लस्तीन को एक रियासत की हैसियत हासिल है। फ़लस्तीन एक के नुमाइंदे तो हैं यूरोपीय यूनियन में या आप समझें कि अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन जब अरब लीग में आता है तो फ़लस्तीनी रियासत के सदर के तौर पे आता है। सही, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब ये CIA के डायरेक्टर का इम्तिहान कि क्या वो इसको सीज फायर करवाने में कामयाब होते हैं नहीं होते, ड्रोन गिर गया, जवाब में अब क्या करें, उधर से वो 1.5 लाख उधर से वो तैयार बैठे हैं उधर, तो ये तो बहुत ही यानी अब देखिए ना, इन्होंने अपनी तरफ से कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी 2 F-16 तैयारे गए उधर जाके स्ट्राइक्स करके आ गए, जवाब में ड्रोन गिरा दिया उन्होंने हुतीस ने। मतलब ये बड़ा अजीब हो रहा है मामला हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप के बाद बात करते हैं कि ये तो तबले जंग इधर ही रुके, मसला खराब ना ज़्यादा हो जाए। और मैं सिर्फ एक बात कह दूं, ये 2+2 का डायलॉग हो रहा है, ये ऑस्टिन लॉयड पहुंच गए हैं इंडिया ना, क्योंकि ब्लिंकन भी आ रहे हैं साउथ कोरिया से। अब मुझे बताएं कतर से क्या, कतर के अंदर वो जो भारतीय पकड़े गए थे, तो क्या इंडिया को बात करनी चाहिए ना अमेरिकन से, क्या कर सकता है इस जो कतर की पोजीशन है, तो अमेरिकन से ही बात करनी चाहिए कि भाई हमारे बंदे वहाँ पे जासूस जो पकड़े थे। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो हालात हैं अगर उसको रोका नहीं गया तो कशीदगी मजीद बढ़ सकती है क्या? कशीदगी तो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई है। देखिए ना CNN क्या कह रहा है अभी, ये 10 स्लाइड, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये अंदर फटा पड़ा हुआ है व्हाइट हाउस में, एज सम एड्स फ्रस्ट्रेशन विद इजराइल इज ग्रोइंग, वहाँ पे वो बेजार हो गए हैं। और ये देखें, बात सुने, बात ये है कि अमेरिका ने तंग आके कि भाई ये क्या हमारी बेसिस पे अटैक हो रहा है, ये उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। अब ये खबर को जितनी दफ़ा मैं पढ़ रहा हूँ अजीब लग रही है खबर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर अजीब है, ये अजीब खबर है, ये जो 5वीं स्लाइड है और 3री अजीब खबर है, हुतीज ने ड्रोन गिरा दिया। मतलब ये मैं इसको मतलब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है आखिर, ठीक है ना, कभी वो मतलब ये क्या हो रहा है। और ऑस्टिन लॉयड जो है, जो मैंने बात की, वो पहुंचे हैं अब दिल्ली में, ज़ाहिर 2+2 का वहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन भी आ जाएंगे। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि हमारा ड्रोन ये हुतीज ने गिरा दिया। मतलब अभी किसी फौज के साथ कोई चाइना वाइना रशिया वजह में हुतीज ने ड्रोन गिरा दिया, मतलब और आप कह भी नहीं सकते उनको आगे से आपका डायरेक्टर मदद छुड़ाने बैठा। अजीब 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 सिचुएशन है, क्या हाल हो गया दुनिया का। अच्छा अब ये देखें कि अच्छा उधर जो है वो अभी तक इन्होंने तो नहीं कहा कि शी जिनपिंग ने अभी तक नहीं कहा जी, अब जाना चाहिए मेरा ख्याल है कि ताल्लुकात ये ज़रा कशीदगी कम हो थोड़े से ये शी जिनपिंग। लेकिन ये है कि वहाँ पे मेहमानाने गिरामी जो हैं जी, वो जो एपेक की कॉन्फ्रेंस हो रही है सैन फ्रांसिस्को में, तो उसमें वो OIC के इजलास में शिरकत करते हुए जाएंगे ना कुछ ममालिक। तो मिसाल के तौर पे जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं,
बड़े ज़बरदस्त। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोकोवी, तो वो पहले आएंगे इधर। तो उनकी अगर हम ये मीडिया देखें तो बिनार न्यूज़ उनका बड़ा मीडिया उनका वो भी, और तो उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो बाइडेन को कहेंगे कि गज़ा के अंदर आप ये जंग बंद करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं OIC ने मुझे अपॉइंट किया है कि बाइडेन को ये कहना है। लेकिन क्योंकि दूसरा जो मुल्क इसमें जा रहा है एपेक में, वो तो कमाल है ना, वो तो मलेशिया है। ये पैसिफिक की मीटिंग हो रही है ना, पैसिफिक ममालिक की। अब जो मलेशिया है उनके जो वजीर आज़म है उन्होंने क्या कहा है, ये ब्लूमबर्ग देखें जरा 23वीं, मतलब अब ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उससे खिताब करेंगे। और मलेशिया ने क्या कहा है, हमास की सपोर्ट करते हुए अनवर इब्राहिम ने कहा है कि हमास नेल्सन मंडेला है। यानी उनको भी लगता है कि हमारे, मतलब वो भी हमारा मीडिया जरा फॉलो करते हैं। उन्होंने तो खैर किसी और अंदाज में कहा होगा, हमारे यहाँ तो हर दूसरा आदमी नेल्सन मंडेला बन के घूम रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा हमास जो है ये नेल्सन मंडेला है। अच्छा, अब ये आप जरा सोचें कि इनसे मलेशिया को वहाँ पे बुलाया गया है और मलेशिया की वहाँ पे स्पीच होगी अनवर इब्राहिम की, उसके बाद इंडोनेशिया की स्पीच होगी, उससे पहले इब्राहिम रईसी क्या करते हैं, फिर तैयब एर्दोगन क्या करते हैं, पाकिस्तान क्या स्टांस लेता है, सऊदी अरेबिया क्या स्टांस लेता है, कतर क्या लेता है, इजिप्ट क्या लेता है, जॉर्डन क्या लेता है, ये सारे मुल्क क्या लेते हैं। क्योंकि अब इनको 2 सपोर्ट्स मिल गई हैं। एक सपोर्ट इनको G7 की मिल गई है और एक इनको मिल गई है यूरोप से मैक्रों की। अफ्रीका पहले ही वो तो तैयार बैठे हैं ना कि हर रोज़ के हिसाब से वो तो एक एक सफ़ी निकाल रहे थे, उनको मेरे ख्याल से रोका है, बस करो भाई अभी ज़रा सब्र करो, अभी मतलब ऐसा ही ना हो कि बिल्कुल ही वो ताइवान बन जाए। लेकिन मसला ये है कि ये अब व्हाट नेक्स्ट जो मैंने, अच्छा इंडिया की जो मैंने बात की ना कल, ये 2+2 है और जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन इशू ये है, ये सारा जो बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जी। अगर ये मामलात, और देखें ये यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे, वरना तो बिल्कुल ही कि हमास ठीक है, और इसमें CIA चीफ, कतर गारंटर है बीच में, और जो है वो मोसाद के चीफ। अब इशू क्या है, इशू ये है कि इंडिया ने आज अपील की है कतर से, जो यानी अपील से मुराद ये कि वो यानी जो लीगल उसमें कि वो जो 8 बंदे पकड़े हैं जिनको सज़ाए मौत सुनाई है, तो उनको कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए। वो उनके लोगों ने दे दी गालिबन, और ये जो है ये NDTV को हम कोट कर देते हैं, इंडिया फाइल्स अपील इन केस ऑफ 8 नेवी वेटरन्स ऑन डेथ रो इन कतर। लेकिन कतर ने शेयर नहीं किए डॉक्यूमेंट्स। कतर कह रहा है कि हमने, हमारे पास जो चीजें हम आपको दिखाएंगे नहीं, हमारे पास 100% मालूमात हैं कि इन्होंने यहाँ पे एप्सनेज में ये इन्वॉल्व थे। और ये इसराइल को, अच्छा इन हालात में, अब अच्छा दुनिया के हालात देखें, ये बंदे इंडिया को नहीं, ये इसराइल को, यानी एक अजीब एक सिलसिला है कि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, हैं पता नहीं इंडिया को भी इसराइल के लिए। और कतर की वो सबमरीन जो इटली से उन्होंने अपना एक सिस्टम होता है मुल्कों का। अब मसला ये है कि ये क्या इस वक्त ऑस्टिन लॉयड की या तो ऐसी पोजीशन हो ना अमेरिकन की कि वो कतर को कह सकें, कोई डिक्टेट करा सकें, कोई बात कर सकें। उनका ड्रोन गिरा दिया हुतीज ने, मतलब हुतीज ने मतलब गुलैल चलाई है, क्या हुतीज ने ड्रोन गिरा दिया। वो ये बड़ा स्टेल्थ ड्रोन, बड़ा महंगा, ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि ये इसमें ये खुद बात करेंगे, खुद कतर तो इस वक्त आप देखिए ना, ये पूरी ये मौका है कि कोई पीस की तरफ मामला जाए आगे और ये जंगबंदी हो और सारा मामला हो, और फिर वो डिमांड करेंगे हमास उनकी शहादतें हुई हैं, ठीक है। और ये उसके बाद अब तो ये हो रहा है ना कि अच्छा जी हमास खत्म होगी तो फिर उसके बाद कौन करेगा, वो तो बात की कहानी है। अभी तो वो लड़ रहे हैं, अभी तो वो जाने दे रहे हैं, वो जाने जो दे रहे हैं तो, और वो वहाँ पर अस्पताल तबाह हो रहे हैं और बच्चे मर गए हैं लोगों के, और औरतें खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं। तो वो इतनी आसानी से, और अभी उन्होंने यहाँ पर पहुँच के महीना खींच लिया है ना, महीना सवा महीना खींच लिया है ना उन्होंने कि आप नॉर्दर्न गजा से ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कमांडर मार दिए ये भाई। आखिर में वो यरगमाली किधर है, वो कहाँ गए, वो कह रहे नॉर्दर्न गजा में छुपे हुए हैं।
साउथ में जाओ, वहाँ खाली करवाओ, घुस गए टैंक, वो लड़ाई हो रही है, वो कहाँ गए बीच में? तो मसला ये है कि वो कहीं तो होंगे ना, 200 के करीब एयर हमाली तो कहीं हैं, वो उसमें कितने जिंदा हैं, कितने क्या, वो बातचीत यहाँ कतर में हो रही है। तो ये जो अब अगले 2-4 रोज़ हैं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, बहुत ज़्यादा, कि अमेरिका ने, ये तो समझ में आता है कि अमेरिका ने स्ट्राइक की क्योंकि उनके लोगों पे अटैक हो रहा था, और रात को उन्होंने ये प्रॉपरली कहा ऑस्टिन लॉयड ने कि हमने स्ट्राइक की और मैं तो खबरदार। लेकिन जवाब में हुतीज़ का ड्रोन गिराना, ये मैं इसको, ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा परेशान कौन है, क्योंकि ये तो अगर मतलब ये कौन सा सिस्टम है जो फेल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इतने सारे अगर वॉरशिप्स मौजूद हैं और हुतीज़ ने गिरा दी है, ये तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो नॉर्थ कोरिया जी डिस्कस करने के लिए गए थे। साउथ कोरिया को ये कंसर्न्स हैं कि भाई ये यहाँ पे जो है, ये अभी प्यूटिन यहाँ पर आए थे ना, और प्यूटिन ने बड़ा ज़बरदस्त दौरा किया नॉर्थ कोरिया, पूरा नॉर्थ कोरिया सारा, वो प्यूटिन और रशिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना, और ये जो पूरा एक उधर अलग से नेक्सस बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ। तो वो गए थे साउथ कोरिया ताकि अपने इत्तेहादियों को यकीन दिला सकें, लेकिन साथ ही वहाँ पर भी गज़ा पे मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के। तो अब एक अजीब, अब कहीं सुकून चैन अगर उनको मिल सकता है तो अब ये है कि दिल्ली में मिल सकता है, और ये ना हो कि दिल्ली के अंदर भी वो मतलब है कि वो मतलब है कि ज़रा वो चिल और अच्छी खबर आए वहाँ से कि कोई सीज़ फायर हो गया है, कोई जंग रुकी है, कोई ये मामला थमे हैं, क्योंकि ये जो है ये ख़राबी की तरफ अगर जाएगी। और इनको जब ये डायलॉग करने पे आते हैं ना, जब ये बैठते हैं टेबल पे, हमास वाले, ये हिजबुल्लाह वाले, ये बहुत बहुत टफ निगोशिएशंस पे जाते हैं। अभी ईरान ने बंदे छोड़े तो ईरान ने भी तो अपना पैसे वहाँ से करवाए थे जो उन्हीं के थे असल में, लेकिन ये तो फिर उसके बाद फ्रीज हो गए थे दोबारा। लेकिन पैसा मैटर नहीं करता इस वक्त इशू ये है कि ये जो है इसको सीज फायर अंदर बाइडन के लिए प्रॉब्लम, वो उनका इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है, मुजाहरे, तैयब उर्दगन अगर बोल पड़े, और अगर सऊदी वली अहद बोल पड़े, और अगर इब्राहिम रईसी बोल पड़े, और अगर बशारुल असद बोल पड़े, और अगर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर और सीसी और ये सारे लोग बोल पड़े, एक से बढ़ के एक, और पाकिस्तान बोल पड़ा, सारे मुल्क, तो उसके बाद और G7 और उधर से EU और उधर से ये मुजाहिरे पूरी दुनिया, तो बात ये है कि अब इसको यहाँ रोकना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये जो मैसेज गया है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? इस स्ट्राइक की उन्होंने ड्रोन गिरा दिया आगे से, और ये जो है ये मतलब है कि अब 24-48 घंटे ही हैं। अल्लाह करे कि ये जो तबले जंग बजा है, मैं इसको तबले जंग इसलिए कह रहा हूँ कि एक ड्रोन गिरा है और स्ट्राइक्स के जवाब में गिराया है हुतीज़ ने, ये इधर ही रुक जाना चाहिए। अमेरिका इसको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ जो है वो इस मामले को हल करे। 2 रियासती सोल्यूशन है, मौजूद है, कैसे होता है, क्या होता है, उसको लोग समझदार लोग हैं, वो मतलब है कि वो बैठ के लोग सारे बात, और फिर ये कि जो शहादतें हुई हैं ये जंगी जराइम के अंदर, वो कहते हैं समवन किसी को बस के नीचे फेंकना पड़ेगा, वो मेरे ख्याल से बीबी नेतन्याहू हुई है, उससे कम पे मेरा नहीं ख्याल कि ये वो जंगी जराइम वगैरह की तो बात पहले ही चल रही है। फॉस्फोरस, ये तो सारा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि फॉस्फोरस बम्स यूज़ हुए हैं और हॉस्पिटल्स पे और एम्बुलेंसेस पे, और इन पे बेगुनाह वो मारा है, बच्चों को मारा है। तो वो मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, वो ये इसकी डिमांड तो कम से कम करेंगे, इसका सर मांगेंगे नेतन्याहू होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।